जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे प्रोग्राम पाकिस्तानी में। और हमारे इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं हमारे साथ ओपीडब्ल्यूसी के चेयरपर्सन नईम अब्बासी नक्शबंदी साहब, और आज़ाद कश्मीर के साबका वज़ीर डॉक्टर रियाज महमूद साहब, और बरतानिया के एक मायनाज़ जर्नलिस्ट सहाफ़ी जिनकी पाकिस्तान की सूरत हाल पे गहरी नज़र है, राजा मुसर्रत इकबाल। और हम इस प्रोग्राम में आज पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, पाकिस्तान के हुक्मरान और उनकी पॉलिसीज, उनके हवाले से कुछ बातें करेंगे। क्योंकि नईम अब्बासी साहब और डॉक्टर रियाज महमूद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है, बरसर इक़्तिदार जमात, उसकी किसी न किसी जगह पर तर्जुमानी भी करते हैं। नईम अब्बासी साहब ओपी सी जो ओवरसीज फाउंडेशन, ओवरसीज काउंसिल के स्पोक्स पर्सन भी हैं। डॉक्टर रियाज महमूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं। सो आज हमारा प्रोग्राम बेसिकली तनकीदी प्रोग्राम है हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसीज पे जो अडॉप्ट की जा रही हैं, और उसके हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानी उनको क्या फीलिंग्स हैं, उनकी क्या रिजर्वेशंस आ रही हैं इस पे, और किस किस्म का रद्द अमल हुकूमत को मतवक्को आ रहा है ओवरसीज पाकिस्तान से, कि जिनसे बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता थी इस हुकूमत की। तो इसमें मैं अपने मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ इस प्रोग्राम में। और इसके साथ हम सिलसिला शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम का। और इसमें सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, मैं अपने मेहमानों से एक सवाल रखना चाह रहा हूँ कि अभी तक इस हुकूमत के कुछ अरसा हुआ और हुकूमत की पॉलिसी सामने आई, सबसे बड़ी रिजर्वेशन आई इस हुकूमत पर कादियानियों की सपोर्ट करने की। और सवाल अवाम की तरफ से इस पे आया कि कादियानियों को हाल ही में इस्लामाबाद में 50,000 घरों की जगह अलॉट की गई, जिसका एनओसी शहरयार अफरीदी ने साइन किया। और उस जगह को रेड जोन डिक्लेयर किया गया, जहां पर सूबाई हुकूमती इदारों की मुदाखलत नहीं हो सकती। ना ही कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जा सकती है, ना ही कोई सूबाई इदारे वहां पर इंटरफेयर कर सकते हैं। सवाए फौज के आला अफसरान की मंजूरी के अलावा उस जगह पर कोई नहीं जा सकता। इसी तरह पंजाब में कोरोना वायरस की वबा के दौरान इसराइल से जो एनजीओ थी, कुछ इसराइली फिलाही इदारे, जो यहूदी तंजीमें थी, उन्होंने पंजाब में काम करना शुरू किया और अभी तक काम कर रही हैं। और उन बाकायदा एडवर्टीजमेंट पंजाब हुकूमत की तरफ से उनको सब्सिडाइज भी किया गया, उनको फंड भी किया गया, और उनकी पब्लिसिटी जो हमारे नेशनल और प्राइवेट टेलीविजन हैं उन पर की गई। तो इस हवाले से नईम अब्बासी साहब, आप बहुत सारी जगहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी भी करते हैं, उनके रहनुमा भी हैं। तो इसमें हमें थोड़ा सा गाइड करें कि हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसीज कहाँ और किस तरफ जा रही हैं। बहुत शुक्रिया शाहनवाज साहब, आप अहबाब ने इस प्रोग्राम के हवाले से मदऊ किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके व्यूअर्स से ये बात ज़रा शेयर भी करना चाह रहा हूँ और क्लियर भी करना चाह रहा हूँ कि मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी वेलफेयर काउंसिल है, मैं उस तंजीम का चेयरमैन भी हूँ, और ओवरसीज के हवाले से समाजी हमारा बहुत ज़्यादा बरतानिया, यूरोप और मिडल ईस्ट में काम है। और जो इसी समाजी काम की वजह से मुझे ओवरसीज कमीशन हुकूमत पंजाब का स्पोक्स पर्सन बनाया गया कि ओवरसीज मसाइल के हवाले से हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी जो है बहुत ज़्यादा हमारा काम है। उस लिहाज से ओवरसीज कमीशन के हवाले से लिहाज से कोई भी आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं उस इदारे का स्पोक्स पर्सन जरूर हूँ, मगर मैं किसी भी कैपेसिटी में तहरीक इंसाफ का मैं उहदेदार भी नहीं हूँ, और ना ही मैं किसी भी कैपेसिटी में उनकी तंजीम की तर्जुमानी नहीं कर सकूंगा। मैं ओवरसीज कमीशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के वाले से जो काम हुआ है, जिसपे जब से मैं उनके साथ हम काम कर रहे हैं एज अ स्पोक्स पर्सन, उसके बारे में आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो मैं देखिए, पंजाब की बात अगर ले लें आप, ओवरसीज जो रेजिडेंट्स हैं उनको ही सबसे ज्यादा रिजर्वेशन आ रही है यहाँ पर, कि यहाँ पर बैठे वो अपने मुल्क का दर्द ज्यादा महसूस कर रहे हैं। तो उनकी रिजर्वेशन ये आ रही है कि पंजाब में एक इसराइल बेस्ड जो एनजीओज हैं वो पंजाब में काम कर रही हैं, और पंजाब हुकूमत उन्हें सपोर्ट कर रही है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम और डिटेल अगर शेयर करेंगे। बाकायदा एडवर्टीजमेंट पाकिस्तान टेलीविजन के साथ साथ प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स पर चलाई गई है। मैं इससे ये मेरे नोटिस में इस तरह की अभी तक कोई बात नहीं है, जो आप प्रोग्राम के बाद मैं आपसे शेयर कर लूंगा, और उससे बिल्कुल अरबाबी इख्तियार से उस हवाले से बात भी होगी। देखिए, जहाँ तक ओवरसीज कमीशन या हुकूमत पंजाब का ताल्लुक है, अगर आप खाली कोविड-19 को ही ले लें शाहनवाज साहब, तो इस टाइम
जहाँ पे बरतानिया, यूरोप और मिडल ईस्ट जैसी बड़ी बड़ी ताकतें, बड़ी बड़ी तरक्की याफ्ता ममालिक को इस कोविड-19 ने घुटनों के बल कर दिया, वहाँ पे पंजाब में या पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है महदूद और लामहदूद मसाइल हैं। और मैं आपको कल की परसों की बात एक बताता हूँ। हम यहाँ पे हमारे इदारों को करप्शन और उसके सिफारिशी कल्चर ने तबाह करके हमारे इदारों को रख दिया। कराची में पीएए का जहाज गिरता है और उसमें 100 से ज्यादा शहादतें होती हैं। आपके पास हमारी कंट्री को आजाद हुए 72 साल हो चुके हैं और इस 7 दहाइयों में कराची जैसे, जिसमें इतनी बड़ी आबादी है हमारी, सिर्फ कराची के अंदर, कराची डिवीजन को ही ले लें, वहां पे हमारे पास कोई रेस्क्यू सर्विस ही नहीं है सरकारी तौर पे। मैं मतलब कि मैं जनरली बात वो आपकी बात को कंटिन्यू करता हूँ। कुछ हमारा प्रोग्राम डाइवर्ट हो जाएगा अगर हम इस पर लंबी डिबेट शुरू करेंगे। कराची में जहाज का हादसा, अगर इसको आप दूसरे तनाजर से देखें, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन और पीआईए एसेट्स की सेल की बिड शुरू हो चुकी है। उसका प्राइवेटाइजेशन कमीशन में मियां मोहम्मद बख्श शोमरों ने इसकी बिड फॉरवर्ड कर दी है, मंजूरी दे दी है। सो इस किस्म के हादसा जो हैं उसकी प्राइवेटाइजेशन में और ज्यादा सपोर्ट करेंगे कि पीआईए कंट्रोल नहीं हो रही, सो मनपसंद अफराद को बेचने में वो सपोर्ट कर सकते हैं। सो ये एक दूसरा चैप्टर दूसरा ही खुल जाएगा कि हमारी हुकूमत क्या कर रही है। जो 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 सवाल मैं कर रहा था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो रिजर्वेशंस आ रही हैं पाकिस्तान की हुकूमत में, जो अब इकदाम लिए जा रहे हैं कोविड-19 की आड़ में, क्या मुल्क को कहीं बेचा तो नहीं जा रहा? देखें शहनवाज साहब, जो पॉलिसीज बेसिकली देखें, अगर लॉकडाउन की बात करें, अगर लॉकडाउन से पहले के मामला एसओपीज की बात करें, तो ये पूरी दुनिया के ममालिक में अमेरिका ने सबसे ज्यादा लाशें उठाई हैं। बरतानिया में आपको अगर मोहतात में जो सरकारी फिगर तो वो 35 बता रहे हैं, पर मैं आपको बता सकता हूँ कि 50,000 प्लस की जो खाली बरतानिया के अंदर 50,000 प्लस की जो है वो हालातें हुई हैं जो कोविड-19 में जो जाने कीमती लुकमा अजल बनी है। अब मैं उस हवाले से मैं इतना जरूर कहूंगा कि देखें, पाकिस्तान के अंदर वसाइल आपके सामने हैं, महदूद हैं, लामहदूद मसाइल हैं, और उसके बावजूद भी आप पाकिस्तान की अगर वो देखें तो इस टाइम, मैं बाकी चीजों को साइड पे रखता हूँ, मैं कोविड-19 पे खाली बात करूँ अभी तक जो बात हो रही है। शाहनवाज साहब, अभी फिर भी हमारी जो कश्मीर के हवाले से देखें, टोटल कितने केसेस हैं पंजाब में, सिंध में ओवरऑल हमारे कितने केसेस में। हाँ, अभी ईद के बाद जो हालात, ईद पे एसओपीज फॉलो नहीं किए गए, हमारे उलमा इकराम की भी उसमें है कि उन्होंने भी मसाजिद खुलवाई, सारा कुछ हुआ, मगर ये जो कुछ भी हुआ इसमें हमारा नुकसान बहुत ज्यादा होगा। शायद आजकल में इनको दोबारा लॉकडाउन की तरफ दोबारा जाना पड़े, क्योंकि केसेस अब इतनी तेजी से ऊपर रेज कर रहे हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। जहाँ पे कादियानियों की बात है, एक बात वेरी क्लियर है, कोई हुकूमत हो, कोई दुनिया की सारी ताकतें जमा हो जाए एक जगह पे, सब ताकतों का जो बादशाह है वो अल्लाह रब्बे काबा है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक कायनात हैं। मैं, मेरे माँ बाप, मेरी औलाद, मेरी सारी इज्जत, जान माल करोड़ दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान, कि कोई भी, ख्वाह वो कोई भी इदारा है या वो कोई भी हुकूमत है, अगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से शफून मारने की कोशिश करेगी, कोई ऐसी तरमीम या कोई ऐसी चीज करेगी, तो ये लानती वाला काम होगा। हम उसमें किसी जगह पे किसी लेवल पे सपोर्ट नहीं करेंगे, ख्वाह कोई हुकूमत है या ख्वाह कोई भी है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस हस्ती की वजह से हमें आखिरत में हमें वहां पे इज्जत मिलनी है, इस पूरी उम्मत को, हमारी इस जितने भी मुसलमान हमारे हैं, हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तक पहली वहां से उस घर से हमारी बात नहीं होगी, तो कहीं पे भी हम, ना दुनिया और आखिरत हमारी खत्म है, खराब है। तो इस बात में मैं आपको बिल्कुल तायीद करता हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज हुई है तो उसमें वो गलत हुआ है, उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, जो कि मेरे भी नोटिस में नहीं है, मगर आपने मुझे शेयर किया वो शरियात अफरीदी साहब वाला वो लेटर, वो चीजें अगर आप शेयर करेंगे उसके बाद मैं वो देख भी लूंगा, मगर अभी तक खाली एक जज्बाती बात नहीं, एक रियल बात में कर रहा हूँ। पब्लिक हो चुकी है, ये जो एनओसी साइन किया शहरियार अफरीदी साहब ने, ये पब्लिक हो चुका है और इसकी फिजिबिलिटी और इसका डिजाइन सारा पब्लिक हो चुका है। ये पब्लिक में आ चुका है सारा, वो मैं आपको शेयर भी प्रोग्राम के बाद करता हूँ। जरूर आप शेयर करें। रियाज महमूद साहब की तरफ लेके जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या इस वक्त सोच रहे हैं, इस सारे तनाजर में आप वजारत में भी रहे कश्मीर के मामले में और कश्मीर की हुकूमत में आप वजीर रहे, कश्मीर का हाथ से जाना और हुकूमती पॉलिसियां आप कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत शुक्रिया शहनवाज साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस बड़े इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर आज इस प्रोग्राम का बाकायदगी से आगाज किया और इसमें माशाल्लाह
अब्बासी साहब और हमारे दूसरे साथी मुसर्रत साहब और गुलाम दस्तगीर खान साहब भी इस प्रोग्राम में शामिल हैं। मैं तमाम साहिबान को दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक भी कहता हूँ और साथ मैं उन लोगों के साथ अज़हार ताज़ियत भी करता हूँ कि जो इस मौजूदा मोस्ट रिसेंटली जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, इनमें बहुत सारे हमारे प्यारे लोग जो इस जान फ़ानी से चले गए और बहुत से लोग हैं ऐसे भी हैं कि ओवरसीज़ कम्युनिटी के अंदर के जिनके हम जनाजे नहीं पढ़ सके, जिनको हम हॉस्पिटल में देख नहीं सके और जहाँ ये पाबंदियां और लॉकडाउन की रीजन के एतबार से हमारी कम्युनिटी को बहुत बड़ी मुश्किलात डॉक्टर से साहब, लॉकडाउन गुजरी है। पूरी दुनिया में चल रहा है। लॉकडाउन पूरी दुनिया पे एक जैसा है। कश्मीर, पाकिस्तान के हाथ से कश्मीर कैसे निकल गया? देखिए, पाकिस्तान के हाथ से कश्मीर कभी नहीं निकल सकता और ना कश्मीर को कोई निकाल सकता है। बेसिकली जो कश्मीर का मसला है वो मसला है कश्मीर के, उसके बुनियादी फरीक कश्मीरी हैं और पाकिस्तान उसमें बाकायदगी से फरीक है। हिंदुस्तान भी एक पार्टी जरूर है, लेकिन हिंदुस्तान ने कश्मीर के ऊपर एक गासबाना कब्जा किया हुआ है और उस गासबाना कब्जे के दौरान जो अभी गुज़श्ता तकरीबन 9 माह से कश्मीरी लॉकडाउन के अंदर हैं और ये जो कोरोना वायरस की लॉकडाउन है ये तो तकरीबन 2 माह हुए हैं इसके ऊपर, लेकिन कश्मीरी जो है वो 9 मंथ से लॉकडाउन के अंदर है। और फिर यह है कि हिंदुस्तान की 10 लाख से जायद जो अफवाज है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर कश्मीरियों के ऊपर गुज़श्ता कई ये दहाइयों से सवाल तो अवाम के हैं डॉक्टर साहब, ये सवाल अवाम के हैं। आपसे तो जवाब मांग रहे हैं। आप भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है उसकी तर्जमानी भी कर रहे हैं और एक टाइम पे आप वजीर भी रह चुके हैं। आप तो अवाम को बताएं कि इसका हल क्या है। ये तो सवालात अवाम के हैं जो अवाम आपसे कर रही है। देखिए जी, इसका हल जो है वो हल ऑब्वियसली बैन अवी बरादरी ने यूनाइटेड नेशन के अंदर कश्मीरियों के साथ और पाकिस्तान एज ए पार्टी पाकिस्तान के साथ और बैन अवी सतह पर जिसके बहुत से ममालिक जो है वो सिग्नेचरी हैं, उन्होंने ये वादा किया था कि यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होगी कश्मीर के अंदर और उसमें जो बेसिक फरीक है उन्होंने इस पर इतफाक करना है जिस पर हिंदुस्तान ने आज दिन तक इतफाक नहीं किया। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो कश्मीरियों की मदद और मामदद कर रहा है। पाकिस्तान की किसी हुकूमत ने भी नहीं और मौजूदा हुकूमत ने भी इसमें कोई कोताही नहीं की है। मैं इस बात को सरसर मुस्तरद करता हूँ और रिजेक्ट करता हूँ बिल्कुल कि पाकिस्तान की हुकूमत किसी लेवल्स पे या किसी सतह पे मसला कश्मीर से दस्तबरदार हो रही है या मसला कश्मीर के ऊपर कोई उसने मजबूत और मुस्तहकम पॉलिसी नहीं अपनाई हुई। पाकिस्तान की पॉलिसी टू द पॉइंट है और बिल्कुल मौजूदा हालात के मुताबिक हर एतबार से बेहतर है और फिर पाकिस्तान हर एतबार से वो चाहे कंट्रोल लाइन के ऊपर मुश्किल का सामना हो वहां पे वो डिफेंड करते हैं, इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर वो बाकायदे से मसला कश्मीर को उठाते हैं और पाकिस्तान की हुकूमत की जो मौजूदा पॉलिसी है मैं ये कहूँगा कि माजी की हुकूमतों से बेहतर पॉलिसी है इस एतबार से कि यूनाइटेड नेशन के अंदर मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब वो वहां पे गए तो उन्होंने बड़ी दो टोक और वाज़ेह बात सारी दुनिया की कम्युनिटी के साथ की थी और उसका उन्होंने आज़ार किया था। डॉक्टर साहब वो तो डॉक्टर साहब एक आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। वो तो बात दुरुस्त है, इमरान खान ने बड़े अच्छे अंदाज में जो है ना ये बात की है अक़वामी मुत्तहिदा में। लेकिन देखा जाए तो आज़ाद कश्मीर के जो सदर हैं वो आए रोज कभी जो है ना वो इंग्लैंड में, कभी यूरोप में, कभी अमेरिका में और कभी कहाँ। क्या ये जो है ना गवर्नमेंट पर बोझ नहीं है? ये एक बात जो है ना वो वहाँ बैठ के जो करते हैं, यहाँ कितनी मीटिंग जो है ना हाउस ऑफ कॉमर्स में हो चुकी है, सारा कुछ बनता है। क्या ये गवर्नमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ विजिट के लिए है? नहीं, ये बात नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि आज़ाद कश्मीर के जो सदर है, मौजूदा सदर, वो एक बड़े अच्छे सफारतकार भी हैं और उन्होंने माजी में पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के अंदर बड़ी हाईली सतह पे उन्होंने सर्व किया, यूनाइटेड नेशन के अंदर सर्व किया, उन्होंने एज ए स्पोक्समैन पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस उन्होंने सर्व किया और उनके पास एक बाकायदे से बैकग्राउंड के एतबार से सफारती वो आदाब मौजूद हैं जिनको यूज करते हुए बैरूनी दुनिया के अंदर जब वो जाते हैं तो वो इस मसले को उठाते हैं और इस मसले को उठाने में इसमें बहुत सी चीजों पे मामलत मिली है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये जो गुज़श्ता साल 3 या 4 फरवरी को 4 फरवरी को एक कॉन्फ्रेंस हुई थी बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में नुमाइंदगी की। फिर फॉलो ऑन भी वो बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर मुख्तलिफ
इतवार में आते रहे, जिनसे मेंबरान पार्लियामेंट के साथ उन्होंने बातें की, और वो सदर आज़ाद कश्मीर ने अपना हर एतबार से उन्होंने अपने केस को बाकायदगी से प्रेजेंट तक अपना ये डॉक्टर साहब ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, बड़े अच्छे अंदाज में किया, लेकिन जब से सदर साहब ने विजिट शुरू किए हैं ये यूरोप के, अमेरिका के आगे पीछे से, तब से जो है ना वो कश्मीरी जो है ना वो अंदर बंद है, वो उन पर सख्तियां से सख्तियां हुई जा रही हैं। इसकी जो है ना मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि सदर साहब क्या सिर्फ अपने जो है ना वो माल शाल इकट्ठा करने के लिए ये कर रहे हैं, या कुछ उन कश्मीरी के लिए भी कुछ कर रहे हैं जो बेचारे गरीब पिछले 9 महीने से माए बहने बच्चे बूढ़े जो है ना वो सारे बीमार पड़े हैं, अंदर बंद पड़े हैं। नहीं, इसमें आप ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की हुकूमत की जो पॉलिसी है वो अग्रेसिव हो गई है ज्यादा, और मोदी जब से बरसर इक़्तिदार हिंदुस्तान के अंदर आया तो हिंदुस्तान की हुकूमत ने एक टर्न लिया है कश्मीर के ऊपर, और उन्होंने टफ मेजर्स लिए हैं। जो माजी की हुकूमत, कांग्रेस की हुकूमत होती थी या बीजेपी की हुकूमत माजी में हिंदुस्तान के अंदर रही, उसका जो था असर वो बैरूनी दुनिया में उस अंदाज में नहीं था। अब उन्होंने टफ मेजर्स लेकर बैरूनी दुनिया के अंदर हमारी सफारती आदाब को भी उन्होंने उनके अंदर भी वो मुदाखलत करते रहे, और मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने हर जगह पे वो ऑब्जेक्शन किया जहां पे वो सदर आज़ाद कश्मीर को एक्टिव देखकर वो इस बात पर, और जब आज़ाद कश्मीर के मसूद खान साहब सदर बने तो उस वक्त उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर बड़ा मुबाला भी किया था कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का एक आदमी जो आज़ाद कश्मीर का सदर बन गया। तो इस एतबार से मैं तो ये कहूँगा कि ये सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान साहब और बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के बाद अगर आज़ाद कश्मीर पे किसी शख्स ने मसला कश्मीर के ऊपर काम किया तो वो मौजूदा सदर मसूद खान साहब। इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हम नईम वासी साहब से थोड़ा सा ये जानेंगे। नईम वासी साहब देखें, सिख कम्युनिटी और कश्मीरी कम्युनिटी में बड़ा जो है ना वो एक इत्तेहाद जो है ना वो पाया जाता था, लेकिन रिसेंटली जो है ना वो एक वाकया हुआ है डरबी में। इस पे जो है ना आपकी OPWC के हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या ये एक लड़ाने वाली बात है या कोई इसमें कुछ और जो है ना वो हकीकत है? जी, राजा मुसर्रत इकबाल साहब, कल सुबह जो आप जिस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, कल सुबह मंडे की अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock जो डरबी में एक गुरु अर्जन सिंह गुरुद्वारा है, उसमें किसी बंदे ने वहां पे जाके किसी शख्स ने, किसी इंडिविजुअल्स ने, जो कि बाद में बताया गया कि वो कोई ज़हनी तौर पे कोई डिस्टर्ब है या कोई मरीज है या सम रीजन कोई इस तरह का कोई या क्रिमिनल की कोई बंदा है, जिसने गुरुद्वारा के शीशे तोड़े और वहां पे हमला किया, जो भी मामला हुए। उसके फौरन बाद हमारी जो OPWC के डरबी के बर्टन एंड ट्रंट के मिडलैंड्स और बर्मिंघम के जो सदूर हैं, उन लोगों से मैंने फौरन राब्ता किया। वो लोग गुरुद्वारे में गए, वहाँ की इंतजामिया से मिले। वहाँ पे जो अतवल हैं, जो अजीत अतवल, जो वहाँ पे काउंसलर हैं, सिख कम्युनिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे उन्होंने मीटिंग की, और फिर हमारे अहदेदारों ने और काउंसलर अतवल ने इकट्ठे खड़े होके अपना मीडिया के हवाले से या एक अपना जो मौक़िफ़ पेश किया कि ये मुसलमानों का और पाकिस्तानी कश्मीरियों का या कोई सिखों का कोई इशू नहीं है। और मेन चीज, आप जैसा कि जानते हैं कि भारत जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसके इवन मेजर गौरव और ये लोग तो यहाँ पे ओपनली वीडियो क्लिप्स पे कह रहे हैं कि जी हम ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। अब देखें बलूचिस्तान में उन्होंने कितना काम किया, जिसपे अभी भी वो उनका पकड़ा हुआ बंदा, अभी बरतानिया के अंदर भी वो इस तरह का बहुत ज्यादा फंडिंग करके ऐसी चीजें क्रिएट करें। मगर एक बात याद रखें, भारत को, मोदी सरकार को ये मैसेज करवे है कराऊं मैं कि जहाँ पे खालिस्तान के अंदर जितना कत्लेआम हो रहा है सिखों के पंजाब में, वो भारत कर रहा है। कश्मीर के अंदर जितना कत्लेआम हो रहा है वो भी भारत कर रहा है। दोनों का दुश्मन साझा है, और हम खालिस्तान के लिए, फ्री कश्मीर और फ्री खालिस्तान के लिए बरतानिया के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका और कनाडा के अंदर बहुत बड़ी तौर पे हमारी जो तहरीक और जो फ्रीडम मूवमेंट है और जो हमारा काम है, मुजाहरे हैं, हम तो एक पेज पे हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। अगर कोई ये ऐसी छोटी मोटी ओछी हरकत करवा के फंडिंग से भारत का कोई बंदा या वो लॉबी अगर ऐसी कोई हरकत करना चाह रही है तो वो उनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा इत्तेफाक है। हम एक पेज पर हम आइंदा भी काम करेंगे। इससे किसी मुल्क का, कश्मीर, पाकिस्तान या किसी मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक इंडिविजुअल है जो किसी क्रिमिनल माइंड इंसान ने, आदमी ने ये काम करवाया है। और सब आपकी बात को कंटिन्यू करता हूँ। जैसा बताया कि कश्मीर पे और खालिस्तान के हवाले से खासा काम कर रहे हैं और मिल के बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब भाई साहब, कुछ आपके नॉलेज में भी होगा कि खालिस्तान के लिए बहुत सारी तंजीमें इंडिविजुअल लेवल पे भी काम कर रही हैं। कुछ टीमें जॉइंट हुई हैं, कुछ टीमें अलग-अलग अपने एंड पे काम कर रही हैं। और क्या आप इसमें कुछ क्लियर कर सकते हैं पब्लिक को कि
खालिस्तान का जो नक्शा डिजाइन किया गया है, हर तंजीम का एक अलग नक्शा है। कुछ तंजीमों के पास ऐसा नक्शा खालिस्तान का है कि खालिस्तान भारतीय पंजाब से, झारखंड से शुरू होकर स्वात तक जाता है, पुराना पंजाब। कुछ नक्शा ऐसा है जिसने सिर्फ भारत के पंजाब के 3 हिस्से कर दिए गए हैं, जिनमें एक हरियाणा है, एक पंजाब, एक झारखंड है। ये तीनों को मिलाकर एक पंजाब बनाया गया है। सो आप कुछ थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता सकेंगे कि यहाँ पर बरतानिया में जो आज़ादी पसंद तहरीकें काम कर रही हैं कश्मीर के लिए और खालिस्तान के लिए, उनका क्या रुझान है? क्योंकि पाकिस्तान की अवाम में एक एम्बिग्युइटी बहुत पाई जाती है कि सिख अगर खालिस्तान लेने को चलते हैं तो वो लाहौर पे भी कब्जा कर लेंगे, स्वात तक ले जाएंगे। ये एम्बिग्युइटी बहुत सारी फैलाएगी, बदगुमानी फैलाई गई। इसी तरह जबकि दूसरी तरफ कश्मीर में सिखों ने बाकायदा तौर पर कश्मीरियों के साथ जाकर भारतीय फौजों के खिलाफ उन मुजाहिदीन के साथ जाकर जहाद में हिस्सा भी लिया। तो यहाँ पर आपका क्या व्यू है? आपने जो देखी चीजें, उसमें आपको कैसा लग रहा है कि यहाँ पर जो आजादी पसंद तहरीकें काम कर रही हैं, उनका स्टांस क्या और वो क्या आपको नजर आ रहा है कि अगला मुस्तकबिल क्या होगा? देखें शाहनवाज साहब, इस हवाले से मैं ये अर्ज करूंगा कि जो आज़ादी पसंद तहरीकें जिस तरह सिख फॉर जस्टिस है, जिसमें वो बैरिस्टर गरबनमत सिंह हैं और डॉक्टर पमा हैं, परमजीत सिंह, ये अहबाब जो काम कर रहे हैं और इनके साथ अलॉयस बहुत सी तंजीमें यहाँ पे काम कर रही हैं। एज फार एज आई नो, पहली तो बात है रेफरेंडम 2020 की, और रेफरेंडम पे बात हो रही है और उस पर काम हो रहा है। मैं नहीं समझता कि किसी भी एज पे, किसी भी कॉर्नर में या किसी भी सतह पे, किसी जगह पे भी जो सिख कम्युनिटी है, उनको उनकी तमाम मजहबी मकामात सारे पाकिस्तान के अंदर है, लाहौर वहां पे हैं, और उनको पूरी मजहबी आजादी हासिल है, उनको वीजास मिल रहे हैं। करतारपुर अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको करतारपुर वाला वो बॉर्डर खोल के दिया। हमारे एज से, हमारे पाकिस्तान के एंड से उनकी बहुत मामनत, मदद, उनको बहुत इज्जत मिल रही है। हमारी तरफ से उनको कोई करतारपुर साहब का जो कॉरिडोर ओपन करना है, वो तो बेसिकली जो खालिस्तान मूवमेंट है उसको तो बहुत बड़ा डेंट है उससे। मैं मानता हूँ, डेंट पड़ा है। मैं मानता हूँ इस बात को। मैं जो जिस जनरल लेवल की बात करूं, मैं वो ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान से कभी भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जब भी उनको है वो इंडिया से है। तो पहले वो रेफरेंडम वाला मामला हल हो, एक दफा वो खालिस्तान आजाद हो, उसको तस्लीम करें, तो उसके बाद वो तो सेकंड या थर्ड स्टेज पे जाएगा। बाकी चीजों को मेन चीज तो उनकी है कि उनको आजादी मिले किसी न किसी लेवल पे। और आजादी के हवाले से सिख पंजाब के और कश्मीर के कश्मीरी हम एक पेज पे मिलकर काम करें। दुश्मन साझा है, एक दूसरे की फुल टाइम सपोर्ट हर मुल्क के लेवल पे और वहां पे भी कर रहे हैं। और पाकिस्तान की तरफ से उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है कि वो पाकिस्तान के किसी इलाके को में कब्जा करने का रुझान रखते हैं या कोई ऐसी वो चीज करेंगे। आई डोंट थिंक सो कि ऐसी चीज होगी या उनके दिमाग में हो। हाँ, अगर कोई इनफरादी तौर पे कोई तंजीमें इस तरह की कोई चीज कर रही हैं तो वो उनकी सोच हो सकती है, मगर प्रैक्टिकली ऐसी कोई चीज नहीं है। तो अब ऐसा, आप रेफरेंडम 2020 को कैसे देख रहे हैं? लेकिन ये रेफरेंडम 2020 के हवाले से इनकी जितने भी बेसिकली पंजाब के अंदर तो जितने भी लोग इनके सिख कम्युनिटी के वहां पे जितने भी लोग हैं, वहां पे हुकूमत उन पे पाबंदियां लगाए हुए है, उनका कत्लेआम हो रहा है, उनकी चादर चार दीवारी की जो है वो तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। उनकी कोई ना एजुकेशन में आजादी, जिस तरह कश्मीर में हो रहा है, वहां पे कश्मीर में खुल के हो रहा है, वहां पे भी हो रहा है, वहां पे ऐसे तरीके से हो रहा है कि उनको बेसिकली उनकी तमाम उनकी एजुकेशन में, उनके हेल्थ में, उनको हर तरह से डैमेज किया जा रहा है। मगर जो इनकी ओवरसीज की कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी सपोर्ट है सिख कम्युनिटी की, जहां से उनको पूरी ऑक्सीजन और उनको इज्जत और मदद मिल रही है, और उसकी वजह से उनको बहुत सपोर्ट मिल रही है। और 2020 में कहता हूँ कि मेरा ये ख्याल है, मेरी राय है कि इंशाअल्लाह रेफरेंडम में इनको कामयाबी मिलेगी और इंशाअल्लाह एक दिन खालिस्तान बन के रहेगा और हमारी पूरी सपोर्ट सिख बरादरी के साथ है। रेफरेंडम 2020 बेसिकली नॉन बाइंडिंग रेफरेंडम है सिख कम्युनिटी का अक्रॉस द वर्ल्ड, और ड्यू टू कोविड-19 इसको पोस्टपोन किया गया है, थोड़ा सा डिले किया गया है। उसकी नई डेट्स अगले चंद दिनों में अनाउंस भी कर दी जाएंगी और उसमें आ भी जाएंगी। कुछ थोड़ा सा वक्फा दिया गया है क्योंकि ये दुनिया के काफी सारे ममालिक में इस रेफरेंडम ने होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इस पे अमल दरामद नहीं हो सकता। और इसी चीज को अब हम डाइवर्ट करें हुकूमत पाकिस्तान पे, कि हुकूमत पाकिस्तान का स्टांस इस पे क्या आ रहा है। अगर हुकूमत पाकिस्तान खालिस्तान को सपोर्ट कर रही है
तो जो करतारपुर साहब कॉरिडोर है, वो तो इस कैंपेन को बहुत बड़ा डेंट पड़ा, इस मूवमेंट को डेंट पड़ा और इसको डैमेज हुआ बहुत बड़ा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की अवाम का ये कहना है कि करतारपुर साहब कॉरिडोर जो है वो सिख कम्युनिटी के लिए नहीं खोला गया, वो कादियानियों के लिए खोला गया। क्योंकि करतारपुर साहब का जो वो कस्बा, वो गांव जो है करतारपुर साहब, उससे कुछ किलोमीटर के फासले पर कादियान है, उसी रास्ते पर। और ये बाकायदा तौर पे वहां पर बताया भी गया, एम्बिग्यूटी भी गई कि उस कादियान के लिए ये रास्ता खोला गया। और अभी तक पिछले कई माह से करतारपुर साहब कॉरिडोर टोटली क्लोज है, ना तो भारत से कोई आया है, ना ही इधर से कोई गया है। ऑन रिकॉर्ड यहाँ से भी कोई उस तरफ नहीं गया, ऑफ रिकॉर्ड बहुत सारे लोग गए हैं, वो आप भी समझते हैं कौन गए होंगे। तो शाह साहब क्या क्या आप क्या समझते हैं कि अगर ये जो 2020 है या करतारपुर वाला जो केस है, ये कश्मीर को भी डैमेज करेगा? जी मुशर्रफ साहब, इसमें देखिए, जो कश्मीरी मुजाहिदीन हैं, उनकी 80 से लेकर आज तक जो सिख कम्युनिटी है उनकी बाकायदा सपोर्ट कर रही है। फिजिकल तौर पर जो हमारे सिख जवान हैं वहां पर जाकर जहाद में शामिल भी हुए, उनके हमारे कश्मीरी मुजाहिदीन को ट्रेन भी किया गया। इसी तरह जो सिख मुजाहिद थे खालिस्तान के लिए लड़ाई लड़ने वाले, वो कश्मीरी कैंपों में भी ट्रेनिंग लेते रहे। सो एक जॉइंट वेंचर, चूंकि वही अब्बासी साहब वाली बात के दुश्मन साझा था, वो एक जॉइंट वेंचर बहुत लंबा चला और अभी तक चलता आ रहा है। डॉक्टर साहब से जानते हैं, डॉक्टर साहब आप इस पे जो है ना वो क्या आपकी जो है ना वो क्या राय है कि जो 2020 जिस तरह वो तो शाह साहब कह रहे हैं कि वो अभी थोड़ा सा नई डेट आएगी, वो शायद इस 2020 में ना हो। देखिए ये दो किया गया था और इसको कोविड-19 की वजह से नई डेट अब अनाउंस की जाएगी। एक तो मैं शहनवाज साहब से भी और मुशर्रफ साहब आपसे भी ये गुजारिश करूंगा और अब्बासी साहब से भी कि मैं भी स्टूडेंट हूँ मसला कश्मीर या पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट की बातें बैरून दुनिया के अंदर, लेकिन जो मेरे नॉलेज और इल्म में बातें हैं या मैं उस पर कुछ चीज़ों की आपकी गुफ्तगू से जो मैंने अखज़ की हैं उसमें तोसीक करना चाहता हूँ कि एक तो बात यह है कि ये जो तहरीक सिखों की तहरीक है और कश्मीर की तहरीक है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये दोनों की जो कंपैरिजन आप कर रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इस वजह से फर्क जरूर है, लेकिन जो फिजिकल सपोर्ट दी गई है उसकी फिजिकल सपोर्ट अपनी जगह है। फिजिकल सपोर्ट पे भी हम आ जाते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा कि मसला कश्मीर यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के मुताबिक तस्लीम शुदा मसला है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के मौजूद और हिंदुस्तान की तकसीम के दौरान का मुतनाज़ा मसला है, जिस स्टेट के बारे में फैसला होना है। खालिस्तान पे है उस वक्त कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी बात आप मेरी बात को कर रहे हो, जो आजादी के लिए लड़ी जा रही है दोनों तरफ। नहीं, ये बात अपनी डिप्लोमेटिक टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस मसल्ला जदोजहद की जो कश्मीर में लड़ी जा रही है, जो पंजाब में लड़ी जा रही है। स्टिल मैं आपको बताऊं कि हमें बैसियत कश्मीरियों की स्ट्रगल अपनी है। हम बिल्कुल नहीं चाहते, मैं आपको एक बात बताऊं कि हम कश्मीरी कतन ये नहीं चाहते कि कश्मीर में जाके सिख लड़े या कश्मीर में जाके कोई और लड़े। नो, कश्मीरियों की तहरीक अपनी है, वो कश्मीरियों को खुद ही लड़नी है और उनको खुद ही लड़नी चाहिए। और इसमें हमेशा क्या आप इनकार करेंगे कि बबर खालसा खालिस्तान टाइगर फोर्स ने कश्मीरियों को सपोर्ट नहीं किया, कश्मीरियों को एमुनिशन फराहम नहीं किया, कश्मीरियों को ट्रेनिंग नहीं दी? देखिए ये सपोर्ट उसी अंदाज के ऊपर है शहनवाज साहब। ये सपोर्ट उसी अंदाज में है जिस तरह कश्मीरियों ने जब दरबार साहब के ऊपर हमला हुआ था तो कश्मीरियों के भी बहुत सारे मुजाहिदीन वहां पर गए थे, उनकी सपोर्ट की थी। ये वहाँ का बेसिक एक रूल्स है, वहाँ की ट्रेडिशंस है कि कश्मीरी भी हमेशा इस मुश्किल हालात में सिखों के साथ खड़े रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये तो चौधरी साहब वो भी यही कहना चाह रहे हैं ना, मैं जो बेसिकली शहनवाज साहब का कहना है वो भी यही कहना है कि हम नहीं कभी भी कंपेयर करते कश्मीर की अपनी तहरीक है पाकिस्तान और हम उसको जो सपोर्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान ओबीसी, उस पर तो फैसला हुआ उस पर
अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पे अमल नहीं हुआ और वो ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, अभी तक इस्तेहसाल हो रहा है, वो तो तयशुदा चीज है। ये जो रेफरेंडम है, ये तो अभी उस साइड पे लेके जा रहे हैं कि उनको भी आजाद होना चाहिए, क्योंकि दुश्मन समझ है और तहरीक एक की साइड पे जा रही है तो वो मिल के काम कर रहे हैं। देखें जो खालिस्तान का रेफरेंडम है, इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि खालिस्तान के रेफरेंडम और कश्मीर की तारीख में बहुत डिफरेंस है। ये खालिस्तान का जो रेफरेंडम है, ये उनकी एक तंजीम ने अनाउंस किया है कि हम उसके ऊपर रेफरेंडम करना चाहते हैं। उसकी लीगल अथॉरिटी कोई यूनाइटेड नेशन, कोई दुनिया का कोई मुल्क उसको ओपनली सपोर्ट नहीं कर रहा। वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसी सूरत में हो सकती है जब दुनिया के कोई दो बड़े ममालिक उसके ब्याह पे आए और उसको लीगलाइजेशन दी जाए उस रेफरेंडम को। अब अमलन तो वैसे रेफरेंडम मैं कल अनाउंस कर दूंगा, मैंने फलां जगह पर रेफरेंडम कराना है, उसको तो बात हो सकती है। नॉन बाइंडिंग रेफरेंडम वही बेस है, इसी रेफरेंडम की नॉन बाइंडिंग रेफरेंडम की बेस पे इसका रिजल्ट ही यूनाइटेड नेशन में जाएगा, देन उसके बाद यूनाइटेड नेशन कोई एक्शन ले सकता है। उनकी जो देखिए ना, वो उसकी जो लीगल हैसियत है वो क्या होगी, लीगल हैसियत उसकी क्या होगी, देखिए ना, इसी नॉन बाइंडिंग रेफरेंडम के रिजल्ट पे उसकी लीगल हैसियत डिसाइड करेगा यूनाइटेड नेशन, और वो उनकी बेसिक पिटीशन होगी फॉर द रेफरेंडम। एग्जैक्टली, मैं यही लफ्ज कहने लगा था कि पिटीशन डिसाइड करा। वो अपनी जगह है, लेकिन मैं जो आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि आप मसला कश्मीर को खालिस्तान की तारीख के साथ नफी ना करें, यूनाइट ना करें। इस वजह से मसला अगर हम नहीं कश्मीर को अगर देखे ना, आप मेरी बात को खत्म होने दें, आप इस बात को अंडरस्टैंड कर जाएंगे, मेरी बात को खत्म होने दें। मसला कश्मीर जो है वो मैंने कहा कि तस्लीम शुदा यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के बाद, जबकि खालिस्तान की तारीख को तो जीरो से शुरू करना है। अभी वो उसका कहीं से आगाज होना है। उसका जो आगाज हुआ था वो कुछ अर्सा पहले खत्म कर दिया दरबार साहब के उस ऑपरेशन के बाद फॉलो ऑन सिखों ने अपनी तारीख को खत्म कर दिया था ऑलमोस्ट। अब जो उन्होंने तारीख शुरू किया, ये दोबारा जीरो से शुरू करें। अब कश्मीरी जो है वो सिखों के साथ उस तारीख में उस अंदाज में नहीं, कश्मीरियों की मॉरल सपोर्ट सिख जरूर करें, दूसरे जो लोग कर सकते हैं वो जरूर करें, लेकिन कश्मीरियों की तारीख का जो लेवल है वो बहुत डिफरेंट है देन खालिस्तान की तारीख से या किसी और तारीख से। डॉक्टर साहब एक चीज बताइए, इलियास कश्मीरी बहुत बड़े मुजाहिद रहे तहरीके आजादी कश्मीर में, उनका आजादी की जंग लड़ने का तरीकाकार स्टाइल आपके सामने, इसी तरह खालिस्तानी ग्रुप्स उसी स्टाइल पे उसी ट्रेडिशन पे चल रहे हैं, और खालिस्तानी ग्रुप जस्ट 1949 से सिखों की आजादी की जो है वो मूवमेंट शुरू हुई, दूसरी तरफ कश्मीर की आजादी की मूवमेंट शुरू हुई। वो मैं उन मूवमेंट्स की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं जो रेजोल्यूशन पास हुआ उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उस आजादी की तहरीकों की बात कर रहा हूँ कि दोनों तरफ के आजादी पसंद नौजवान जो हैं, जिन्होंने तंग आकर बाकायदा असलहा हाथ में उठाया और जो अपनी हिफाजत के लिए लड़ना शुरू किया, अपनी जमीन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, मैं उसमें उनके जॉइंट वेंचर की बात कर रहा था। वो उस जॉइंट वर्जन में भी यही बात है ना कि सिखों ने उस वक्त कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था सिखों को, उन्होंने इस बात पे इनकार किया था उस वक्त। अगर वो उस वक्त साथ देते तो वो डिसाइड हो गया ना, 1949 में डिसाइड हो गया, जिस वक्त इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिखों को इंडिपेंडेंट राइट्स नहीं दिए गए, उनको सिख तस्लीम नहीं किया गया, उनको हिंदुओं की सबकास्ट बना दिया गया, वो 49 से ही वो तहरीकें शुरू हो गई। वो उसी वक्त उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हमारे साथ बिट्रे हुआ। सो खैर हमारे पास टाइम बहुत कम है। डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि इस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान को सामने रखते हुए, हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसियों को सामने रखते हुए, आप कश्मीर और हुकूमत जो पाकिस्तान है बतौर पाकिस्तान, आप दोनों को किस जगह पर देख रहे हैं? क्योंकि हुकूमत की पॉलिसीज जो आ रही हैं उनमें भारत नवाज, कादियानी नवाज और इसराइल नवाज के टैग, टाइटल या इल्जामात सामने आ रहे हैं। आप इस सारे तनाजर में अगले आने वाले टाइम में पाकिस्तान को कहां पे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने खुद टीवी पर आके इस बात की निशानदेही की और बयान दिया बाकायदगी से। उन्होंने ये कहा कि ये जो कादियान के ऊपर बारहा बात हुई है, पाकिस्तान के अंदर एक बाकायदगी से एक तबका है जो इसके ऊपर एक प्रचार कर रहा है, और वो जानबूझ के ये कर रहा है, इस रीजन की बुनियाद पर कर रहा है कि वो पाकिस्तान की हुकूमत को चाहता है कि जिस तरह कभी ना कभी किसी हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश तैयार की जाती है तो वो इस तरह की चीजें जो ले आती है।
पहली तो बात जब आपने शुरू में कही कि इसराइल नवाज किसी एनजीओ का पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीवी चैनल के ऊपर इश्तार चला, ये बिल्कुल मैं इस बात को मुस्तरद करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। पंजाब हुकूमत मान चुकी है डॉक्टर साहब, पंजाब हुकूमत मान चुकी है इसको। सर मैं आपको बताता हूँ कि वो हुआ क्या। वो एक इंडिपेंडेंट एनजीओ है, उस एनजीओ ने अपना लोगो इसराइल के फ्लैग के बेस पे बनाया हुआ है। उसके एक जो था कैंप, उसके ऊपर वो इजरायली फ्लैग तर्ज का एक लोगो लगा हुआ था, जिसको मीडिया ने उठाया और उसको लेके उन्होंने बताया कि देखिए पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया अभी तक, पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया और पाकिस्तान के टीवी चैनलों पे इसराइल का झंडा चल रहा है। सर मैं इसी वजह से आपको बता रहा हूँ कि भाई पाकिस्तान के वजीर आजम ने, पाकिस्तान के वजीर खारजा ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने बिल्कुल कैटेगोरिकली इस बात को मुस्तरद किया है, इंक्लूडिंग कि वो जो बात आप बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में कोई लैंड जो है वो उसको रिजर्व किया गया है और अफरीदी साहब की जो है वो सिग्नेचर से हुआ है, ये बिल्कुल किसी भी एतबार से ये इसमें कोई सदाकत नहीं है। डेड जोन डिक्लेयर किया गया, एनओसी शहरियार अफरीदी ने साइन कर दिया, वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो भी शहनवाज साहब वो डॉक्यूमेंट जरूर आप शेयर करें कि वो कोर्ट में भी चैलेंज हो गया, उसकी पिटीशन भी आ जाएगी। जी हमारे पास जो है ना वो सिर्फ 5 मिनट है शहनवाज भाई, तो जी इसको प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि ये गुफ्तगू का सिलसिला तवील तर होता जाएगा, क्योंकि मुल्क अजीज का मामला है और इस पे जितनी गुफ्तगू हो उतनी कम है। मैं नईम अब्बासी साहब की तरफ वापस आऊंगा। नईम अब्बासी साहब, आप बताइए कि आप इस वक्त कैसे देख रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जिन पर इस वक्त की बरसर इक़्तिदार हुकूमत ने बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी किया और बहुत उनको लेके साथ भी चले, लेकिन अब आके हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि वक्तन फवक्तन उनकी रिजर्वेशन बढ़ती जा रही है। आप अगले आने वाले वक्त में कैसे देख रहे हैं कि क्या एतमाद बहाल होगा ओवरसीज पाकिस्तानियों का हुकूमत पाकिस्तान पर? शर्मा साहब किस एंगल से, कोई खास किसी पॉइंट को लेकर बात कर रही है, जनरल बात कर रहे हैं? मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत सारे एयरपोर्ट से लेकर और अब तक के जो पाकिस्तान की पॉलिसीज हैं उन पर बहुत सारे रिजर्वेशन आए हैं सामने। देखिए शर्मा साहब, जो तवक्कुआत थी इमरान खान साहब की हुकूमत से, उनमें से जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है कि वो 0% रिजल्ट मिला, चाहे वो डैम के पैसे हों, चाहे वो एयरपोर्ट्स का मामला हो, चाहे वो इवन कोविड-19 में जो स्पेशल फ्लाइट्स है उनका इशू हो, चाहे इंटरनल पाकिस्तान में उनकी सिक्योरिटी और चीजों का मसला है, उस पे उनका ओवरसीज पाकिस्तानियों की रिजर्वेशन है। उस पे आप कैसे देख रहे हैं कि क्या हुकूमत अपना एतमाद बहाल कर सकेगी? जी शहनवाज साहब, इस हवाले से मैं 2-3 छोटी-छोटी बातें अर्ज करता हूँ। नंबर 1 ये कि हुकूमत के हवाले से देखें 7 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, ओवरसीज कम्युनिटी आपके सामने 6 दहाइयों से तो कम से कम यहाँ पे रह रही है 60 के बाद से। बरतानिया, यूरोप की अगर बात करें, मिडल ईस्ट की बात करें, हम लोग यहाँ पे हमारी तीसरी चौथी नस्ल हमारी जवान हो रही है। ये बात किसी हद तक ठीक है कि इलेक्शन के हवाले से उनको वोट का हक देना और कुछ मेन पॉइंट्स तो हम मानते हैं, मगर बाकी लिहाज से अगर बात करें तो ओवरसीज कम्युनिटी के लिए तमाम सूबों में, मरकज में, कश्मीर में ओवरसीज सेल कायम है। उनकी अदालत, अब तो अदालतों की हद तक उनके जितने केसेस होते हैं, उनको जिस केस के दीवानगी केस के 5 साल लगते थे, 3 साल लगते थे, वो 6 मंथ में उनको डिसाइड करके उनके प्रायोरिटीज पे उनको डिसाइड किया जा रहा है। अदालतें काम कर रही है ओवरसीज के मसाइल के वजह से। अभी जो कोविड में जो बरतानिया से खाली 1800 बंदा मुसाफिर जो विजिटर थे, हमारे पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नसबीर जकरिया और जो पाकिस्तान हमारा फॉरेन ऑफिसर गवर्नमेंट के तामन से 1800, अभी आज की डेट में एक बंदे ने कतर एयरलाइन का 1 वे टिकट कराया, उसने 1500 दिया। मैं हमने पिछली फ्लाइट्स में जो हमारे पाकिस्तान लोग हैं वो 650 के टिकट में और डायरेक्ट फ्लाइट के लिए उनको पीएए ने स्पेशल फ्लाइट एक्सक्यूज मी स्पेशल फ्लाइट्स का आगाज करके 1800 इस 2 महीनों के अंदर, 2.5 महीनों के अंदर 1800 ओवरसीज पाकिस्तानी जो यहाँ पे विजिटर स्टूडेंट्स जो फंसे हुए थे इलाज मुआवजे के लिए जो आए थे, वो लोग इन सबको वापस भेजा है। इसी तरह पाकिस्तान में ब्रिटिश हाई कमीशन भाई साहब एक जो है ना वो क्वेश्चन, जिस तरह शुरू में जो है ना शहनवाज भाई ने बोला कि ओवरसीज जो है ना उनको कुछ तफसात हैं, जिस तरह ये डैम के पैसे इकट्ठे हुए थे, उनका आज दिन तक कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ गए, कौन से अकाउंट में गए या उनका आगे क्या हुआ। इस पे
कोई गवर्नमेंट मैनचेस्टर या में जो एक इवेंट हुआ था उसमें एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन वो पैसे इकट्ठे कर रही वो थी। पूरे सर वो पूरे जितने हुए थे उसी चैरिटी के पास किए हैं, लेकिन पता नहीं आगे क्या हुआ क्या नहीं उस पर जो देखिए जी, सिर्फ 2 मिनट है ये हमारे पास। हाँ, इस हवाले से मैं भी एज अ ओवरसीज पाकिस्तानी, हमने भी अपने लोगों को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को, मसाजिद कमेटीज को, काउंसिल्स को इन्वॉल्व करके हमने भी उसमें बहुत बड़ी तादाद मतलब रकम हमने भी अपने हाथों से, चीफ जस्टिस साहब को, आप मौजूद थे, शहनवाज साहब मौजूद थे, हमने खुद लंदन में उनके हवाले की थी। मगर इस पे बिल्कुल हमारे कागजात मौजूद हैं, क्योंकि इस हवाले से डैम के हवाले से कोई कोर्ट की स्टेटमेंट कोई वहाँ पे कोई मौजूद है कि इस हवाले से कोई चीज मीडिया पे या वो डिस्कस ना की जाए, जिसकी वजह से कोई इतनी ज्यादा बात नहीं हो रही। मगर हमारे भी ये कागजात हैं कि डैम का पैसा जिन लोगों ने लिया 1400 अरब में वो डैम तैयार होना है, और हमारे पास तो अभी 10 अरब भी नहीं हुए, तो वो तो एक अजीब सी बात है, बहुत मुश्किल लग रहा है। वो तो अवाम के पैसे से नहीं, वो बड़ी बड़ी हुकूमतें उसमें शामिल होंगी तो कुछ हो सकेगा। लेकिन वो पैसे गए किधर हैं? ये जो है ना असल क्वेश्चन ये है कि वो पैसे किधर गए हैं। इस पे बिल्कुल हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लेटर हेड पे हमने लेटर लिखा है, कुछ चंद माह पहले हमसे बहुत से लोगों ने हमें ईमेल्स की थी, बिल्कुल ये तहफ़्ज़ात मौजूद है। मैं इसमें आपकी तारीफ करता हूँ कि हमें आज तक नहीं पता चला कि वो पैसा किस जगह पे है, किसके पास हो रहा है, जी ये सर कहाँ जी, खर्च होगा। अब इस पे प्रोग्राम कर चुके हैं, हमारा वक्त खत्म हो रहा है। इसके हवाले से हम इंशाल्लाह ताला जल्दी एक और प्रोग्राम करेंगे। जो हमारे मेहमानों का कहना है कि व्यवस्था रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, और उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत से मौजूदा जो तवक्कुआत की गई हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों को जो तवक्कुआत की, बेहतरी की और एक नए पाकिस्तान की, उसकी उम्मीद कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इसमें बेहतरी लाए। तो इसके साथ हम प्रोग्राम का वक्त हमारे का खत्म हुआ है। हम सारे दोस्तों से इजाजत लेते हैं, इंशाअल्लाह ताला दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।